Hello all my dear students. Today we are going to discuss a new topic, a new chapter of inorganic chemistry, which will be P block. And this P block, it will contain 8 marks in your board exam. इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है. और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया हूं. अब उस टॉपिक्स में बहुत सारी ऐसे बातें आएंगी जो इस वीडियो लेक्चर में आपको नए लगेंगी. तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को समझकर वो अपने नोट्स में यहां से कुछ पॉइंट जो आपके नोट्स में नहीं मेंशन किया गया होगा या जो आपको इंपॉर्टेंट लगता होगा उसे आप नोट डाउन करेंगे. और हर दिन पढ़ाए गए टॉपिक का एक सेट प्रैक्टिस पेपर आप लोग को भेजा जाएगा जिसे आप सॉल्व करेंगे. और अगर 24 आवर्स के अंदर आप मुझे भेजते हैं तो मैं उसे चेक करके एक बार आपको सेटिस्फैक्शन या आप तक मैं पहुंचा दूंगा. इससे स्टूडेंट ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब मैं उसे चेक करके वापस आपको दूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां गलती कर रहे हैं, एग्जाम में कौन सा मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है, अवॉइड करना है. और धीरे धीरे गलती को सुधारते जाइए और एक दिन समय आएगा कि आप भी हिस्ट्री बनाइएगा और आने वाले समय में आप मेंटोरियंस का टॉपर बनिएगा, आप हजारीबाग का टॉपर बनिएगा, जो आपके लिए बहुत प्राइड का मोमेंट होगा, बहुत सम्मान का मोमेंट होगा. अब स्टूडेंट एक इस टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि जो स्टूडेंट कंप्लीट फीस पेड कर दिए हैं उनके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है. तो जो लोग कॉल कर चुके हैं और नंबर लिखवा दिए हैं उन्हें दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लोग फीस पेड कर रहे हैं और मुझे कॉल नहीं किए हैं और नंबर नहीं लिखवाए हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वो मुझे कॉल करें, कॉल करके मुझे अपना नंबर लिखवा दें. इससे होगा ये कि मैं आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और फिर एक लाइव क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है तो उसमें आपको जोड़कर आगे आपकी क्लास कंडक्ट की जाएगी. अगर आपका क्लास छूटता है या आप क्लास रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मेंटोर्स या मैं जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा. इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं. मैंने आपको 3 से 4 दिन का टाइम दे दिया था, वो आज 4था दिन है स्टूडेंट. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप अपने गार्जियन से डिस्कस करें. जब मैं वीडियो भेज ही रहा हूं, नोट्स दे ही रहा हूं, टेस्ट ले ही रहा हूं, डाउट आपका बता ही रहा हूं, जो लोग पूछते हैं, जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका कॉपी चेक करके देता ही हूं, डेली प्रैक्टिस पेपर आपके लिए भेज ही रहा हूं. तो जब आपके लिए मेंटर्स परिवार पूरा आपके लगन से आपके पीछे लगा हुआ है, आपके रिजल्ट को लेकर पूरे आपके पीछे लगा हुआ है, तो फिर आप फीस पेड करने से या मेरी बात मानने से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इस तरह का गलती अगर आप कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार होंगे अपने रिजल्ट के लिए, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे. समझदार के लिए इशारा काफी है. अब इन छोटी सी बातों को खत्म करते हुए मैं सीधा अपने वीडियो लेक्चर की तरफ आता हूं जहां मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, और लिटरली बोल रहा हूं स्टूडेंट ये बहुत आसान चैप्टर है लेकिन समझने के बाद आसान है. इसमें बहुत सारी बातें आपको नई नई बताई जाएगी जहां पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना, रिएक्शन को देखकर कैसे रिएक्शन कंप्लीट करते हैं ये बताना, और बहुत सारा कंसेप्ट जो पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ है हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टूडेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रेस को स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में फिर से मेंटोर्स, एक बार फिर से मेंटोर्स टॉपर बनेगा. लेट्स होप फॉर द. तो पी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है वो आज का पीरियोडिक टेबल का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बॉहर, ब्यूरी, रैंक एंड बर्नर. और इन लोगों ने क्या किया, जितने भी 118 एलिमेंट हैं आज के समय में, टोटल नोन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट के बारे में जानकारी है हम लोग को, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट. और उस 118 एलिमेंट को 4 डिफरेंट ब्लॉक में अरेंज किया गया है. लेफ्ट ब्लॉक को एस ब्लॉक, राइट ब्लॉक को पी ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक को डी ब्लॉक और बॉटम में रखे गए ब्लॉक को एफ ब्लॉक. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक.
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का पोजीशन कहां है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, द पी ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस पी ब्लॉक में स्टूडेंट टोटल जो एलिमेंट हैं वो टोटल 36 एलिमेंट हैं। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एक साथ मिला के स्टूडेंट कहा जाता है, वो वैसे ही पी ब्लॉक में रहने वाले टोटल 36 एलिमेंट को एक साथ नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मैं आता हूं स्टूडेंट, मैं समझाता हूं। बट एक पॉइंट याद रखना, सिर्फ अकेले पी ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों एलिमेंट को एक साथ हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कहते हैं, मैं इसका जवाब बताऊंगा, बट और कुछ नई बातें आप समझो। देखो, ये जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, या फिर हम कहें कि जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, या फिर जो हम कहें वो 36 एलिमेंट है, ये 36 एलिमेंट जो है वो 6 डिफरेंट ग्रुप में अरेंज है। मतलब कहने का मतलब पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हैं और वो ग्रुप स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18। ये अरेबिक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो लिखा हुआ है ये यूपैक के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। लेकिन उसके नीचे जो लिखा हुआ है 13 जिसको थर्ड ए भी कहते हैं, 14 जिसको फोर्थ ए भी कहते हैं, 15 फिफ्थ ए भी कहते हैं, 16 सिक्स्थ ए भी कहते हैं, 17 सेवेंथ ए कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 18 को 8th ए नहीं कहते हैं स्टूडेंट, उसको जीरो ग्रुप कहते हैं। यहां पर रोमन में लिखा गया 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ये ग्रुप को बता रहा है, और ये जो कैपिटल अल्फाबेट ए लिखा हुआ है ये सब ग्रुप को बता रहा है। तो 13 3rd ए, 14 4th ए, 15 5th ए, 16 6th ए, 17 7th ए, 18 या जीरो ग्रुप। आप काउंट करके देखेंगे तो टोटल 6 ग्रुप है। मतलब पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप 6 है 13 से लेकर 18 तक। अब 3rd ए में या 13th ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट, 6। 14th या 4th ए में टोटल एलिमेंट 6। 15th या 5th ए में भी टोटल एलिमेंट 6। 16th या 6th ए में भी टोटल एलिमेंट 6। 17th या 7th ए में भी टोटल एलिमेंट 6 है। लेकिन 18th या जीरो ग्रुप में टोटल एलिमेंट आपका 7 है। अगर आप काउंट करेंगे स्टूडेंट तो 6 और 6 12, 18, ये 24, ये 30 और ये 37, टोटल 37 हो गया। मतलब पी ब्लॉक में तो सर टोटल 37 एलिमेंट है, आप हम लोग को 36 एलिमेंट बता रहे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात क्यों भूल गए कि हीलियम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक। हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, हीलियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस 7 में से एक एलिमेंट आप यहां से घटा दीजिए, हीलियम को हटा दीजिए, तो यहां भी आपका जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट 6 ही है, पी ब्लॉक का एलिमेंट 6 ही है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में, हर ग्रुप में 6 एलिमेंट, और इस तरीके से पी ब्लॉक में टोटल 36 एलिमेंट है। और इन टोटल 36 एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं 14, तो 14 एस ब्लॉक के एलिमेंट और 36 पी ब्लॉक के एलिमेंट, इन दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और कुछ बात सुनो, 13th या 3rd ए में रहने वाले 6th एलिमेंट को हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे पहले बोरोन नाम का एलिमेंट है जो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो इस ग्रुप को स्टार्ट करता है, जो इस ग्रुप का लीडर है। इसीलिए 13th या 3rd ए ग्रुप को कहते हैं बोरोन फैमिली, एक साथ कहते हैं बोरोन फैमिली। 14th या 4th ए ग्रुप में रहने वाले 6th जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ कहते हैं कार्बन फैमिली। 15th वाले को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16th वाले को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 17th वाले को कहते हैं हैलोजन फैमिली, और 18th ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और इनको एक साथ कहते हैं इनर्ट गैस। हीलियम तो जानते ही हो स्टूडेंट, नियॉन तो जानते ही हो, आर्गन तो जानते ही हो, क्रिप्टन तो जानते ही हो, ज़ेनॉन तो जानते ही हो, रेडॉन तो जानते ही हो, और ओजी नाम का 118 एलिमेंट, 118 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है, वो नया एलिमेंट भी डिस्कवर हो चुका है और उसका नाम है ऑर्गेन्सन। ऑर्गेन्सन ऑर्गेन्सन ऑर्गेन्सन। खैर, इससे आपको 180 एलिमेंट वाले से लेना देना नहीं है, बट मैं आपको बहुत सारी नई बातें बताऊंगा। एक बात और, इतनी बातें समझने के बाद पी ब्लॉक में कुछ और खास बात समझो। पूरे 4 ब्लॉक में से एस, पी, डी और एफ में से पी ब्लॉक
इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। अगर बात करोगे स्टूडेंट एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, तो एस, डी और एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल है, लेकिन पी ब्लॉक ही इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। या दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल और मेटलॉइड रखने वाला सिर्फ एक ही ब्लॉक है और वो ब्लॉक है आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो किस किस पीरियड में, कहां से किस पीरियड से लेकर किस पीरियड में है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट सभी पीरियड में मौजूद हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को छोड़ दिया जाए तो सेकंड पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक रहने वाले जितने भी पीरियड्स हैं सभी पीरियड में ये 36 एलिमेंट सजे हुए हैं, प्लेस किए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पी ब्लॉक के बारे में आप याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड में है, इस ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल भी है। इसका जो पीरियड है इस पी ब्लॉक में रहने वाले 36 एलिमेंट जो हैं वो 2nd से लेकर 7th पीरियड तक है। ग्रुप जो है वो 13 से लेकर 18 तक है। 13th या 3rd ए में 6 मेंबर बोरोन फैमिली, 14 4 ए में कार्बन, उसी तरीके से ऐसे करते करते इनर्ट गैस तक जाएंगे। एक बात याद रखेंगे, हीलियम इज नॉट द मेंबर ऑफ द P block, the helium is the member of the S block। और S block और P block एलिमेंट दोनों को एक साथ नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पॉइंट को समझने के बाद अब आप पहले एक बात और सुनिए, जो ग्रुप नंबर 13th और ग्रुप नंबर 14th है, इसको हम लोग बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली भी कहते हैं। ये हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना था। अब जो 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक, जहां मतलब नाइट्रोजन फैमिली से लेकर इनर्ट गैस तक, ये हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट इसके बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना है कि नाइट्रोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। और जैसे ही मैंने कहा कि पी ब्लॉक में है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन फैमिली में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखे गए हैं। बात आया इस फैमिली में रहने वाले मेंबर कौन से ग्रुप में हैं, तो इस फैमिली में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक ही ग्रुप में हैं। और कौन से ग्रुप में हैं, 15th ग्रुप में हैं या फिर 5th ए ग्रुप में हैं। अच्छा, कौन से सब ग्रुप में है, ए सब ग्रुप में है, ए सब ग्रुप में है। पीरियोडिक टेबल में रखा गया एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को जिस सब ग्रुप में रखा गया है उस सब ग्रुप का नाम ही ए सब ग्रुप है। अब बात आया कि नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से पीरियड में हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली के रहने वाले मेंबर्स 2nd पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक मौजूद हैं। इस फैमिली में आने वाले टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट 6 हैं। और वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एक नया एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है स्टूडेंट जिसका नाम है मॉस्कोवियम। एटॉमिक नंबर 115, 115 नहीं पता होगा बहुत लोग को, तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मॉस्को जानते हैं ना स्टूडेंट, मॉस्कोवियम एटॉमिक नंबर 115 है इसका। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट को एक साथ हम लोग निकोजेन कहते हैं। जैसे फादर, मदर, सन, डॉटर, इन सभी को एक साथ फैमिली कहते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम को एक साथ हम लोग निकोजेन कहते हैं। क्यों निकोजेन कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के हेल्प से हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा दे, उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में देखिए नाइट्रोजन है। अमोनियम फॉस्फेट का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो उसमें भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। यूरिया अगर उसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो उसमें भी नाइट्रोजन है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि इन एलिमेंट्स के हेल्प से हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं।
और इसीलिए इसके इस यूज के कारण से इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग निकोजेन कहते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इन एलिमेंट्स के सिंगल एलिमेंट्स को एक साथ कहते हैं निकोजेन, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स को हम लोग निकोमाइड्स कहते हैं। जैसे बनाया गया इन एलिमेंट्स के द्वारा बनाया गया कंपाउंड क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? अमोनिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फीन, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, यूरिया। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने यहां पर लिखे हैं इन सभी में यही सब आपका नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट्स है। तो इनके द्वारा, इन एलिमेंट्स के द्वारा बनाया गया कंपाउंड्स को हम लोग एक साथ निकोमाइड्स कहते हैं। क्यों निकोमाइड्स कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया कंपाउंड्स जो है वो हम लोग को सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। मतलब अगर इन कंपाउंड्स के कांटेक्ट में हम लोग आएंगे तो हम लोग को घुटन महसूस होगा, ब्रीथ करने में, सांस लेने में तकलीफ होगी, सफोकेशन प्रोड्यूस होगा, दम घुटने लगेगा। इसीलिए इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स को हम लोग निकोमाइड्स कहते हैं। लेकिन इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ निकोजेन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 15, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51, बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83। लेकिन ये जो लास्ट एलिमेंट है मॉस्कोवियम, ये रेडियो एक्टिव है स्टूडेंट, इसलिए इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है उसके बारे में डिस्कस करना। तो एलिमेंट्स का हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस। आप जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 और 2 4 और 3 7। नियन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 2 12 और 3 15। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और 10 28 और 2 30 और 3 33। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 और 10 46 और 2 48 और 3 51। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और 14 68 और 10 78 और 2 80 और 3 83। तो ये रहा सही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब यहां से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आइए पता करते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट सेल कैसे पहचानोगे? जिस सेल का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो देखिए ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 4 5 6। ये 4 5 6 क्या बता रहा है? ये 4 5 6 सेल के वैल्यू को बता रहा है। यहां पर F D S और P ये आपको सबसेल को बता रहा है, और ऊपर लिखा गया न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर उस सबसेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो 4 5 और 6 सेल में से 4 5 और 6 सेल में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 6 है। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या है? 6 है। इस 4 और 5 में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या है? 5 है। 3 और 4 में से बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है? 4। मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या है? 4 है। इसमें आउटर मोस्ट सेल क्या है? 3 है। और उसमें आउटर मोस्ट सेल क्या है? 2 है। तो अब ये चेक करें स्टूडेंट कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 2 + 3 5। 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 तो कहने का मतलब ये जितने एलिमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं, ये निकोजेन जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में, इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और यही वजह है स्टूडेंट कि इन सभी एलिमेंट्स को 5th A ग्रुप में रखा गया है। मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि व्हाई दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द 5th A ग्रुप। या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द निकोजेन आर प्लेस्ड इन द 5th A ग्रुप। द आंसर इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज the elements which are called as the nicogen have 5 electron in their valence cell। कहने का मतलब जिन एलिमेंट्स को हम एक साथ निकोजेन कह रहे हैं उनके बाहरी कक्ष में, आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए इनको 5th A ग्रुप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर इनको
पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल में जाता है। जैसे स्टूडेंट आप यहां पर जरा बात करेंगे, नाइट्रोजन को देख लो, एक एग्जांपल नाइट्रोजन को देख लो। एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। अब इस 7 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ कि इस नाइट्रोजन के अंदर में 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। जब आप अरेंज करोगे तो 1s2 2s2 2p3, तो जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में गया? वो पी सबसेल में गया, और इसीलिए नाइट्रोजन को पी ब्लॉक में रखा गया है। एक बार फिर से समझो इस एग्जांपल को। हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। इसका मतलब फास्फोरस के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 15 है। अब इस 15 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करने जा रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये जो 15वां इलेक्ट्रॉन है, देखो ना, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, अभी तक 12 भी हुआ है, 12 भी हुआ है, हमको 15 अरेंज करना है, यहाँ तक 12 भी हुआ है, तो 13 14 15। तो 15th इलेक्ट्रॉन जो है, 15वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबसेल में आया? वो पी सबसेल में आया, और इसीलिए फास्फोरस को भी पी ब्लॉक में रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कि आखिर निकोजेन को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया, इसीलिए इन निकोजेन को पी ब्लॉक में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं स्टूडेंट। बाद स्टूडेंट अभी अभी आपने देखा कि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 5th ए ग्रुप में रखा गया। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 5th ए ग्रुप में रखा गया। और उसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है, इसीलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जरा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन चेक करो। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन चेक करो तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके हेल्प से हम लोग पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैं यहां से ये पॉइंट्स को हटा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए सेल पे, पहले सेल पे गौर करना। सेल पे, तब सबसेल पे, तब इलेक्ट्रॉन पे आना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं आपको डी ब्लॉक से ही समझा रहा हूं। 3 पैरामीटर का हेल्प लो, सेल, सबसेल और इलेक्ट्रॉन लिखो। हाँ जी, तो सेल का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2, यहां क्या दिख रहा है? 3, यहां क्या दिख रहा है? 4, यहां क्या दिख रहा है? 5, यहां क्या दिख रहा है? 6। अगर मान लो फ्यूचर में, भविष्य में कोई और एलिमेंट डिस्कवरी होता है तो उसका 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो ये सेल जो लिखा गया है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 2 3 4 5 6, इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर n। अब जरा यहां पर देखना, इस सबसेल कौन सा दिख रहा है? इस 2 के साथ s s s s s, तो यहां मैंने लिख दिया सबसेल भी s। अब जरा देखो इस सबसेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 2 2, तो यहां भी मैंने कर दिया यहां पर 2। अब देखो यहां पर 2s के बाद और कौन सा यहां पर दिख रहा है? 2p भी दिख रहा है। इसमें सेल क्या दिख रहा है? 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। तो इसके लिए 2 3 4 5 6 के लिए मैंने जनरलाइज करके n लिख दिया। जनरल लिख रहे हो तो 2 3 4 5 6 के लिए जनरलाइज करके मैं n लिख दिया। सबसेल देखिए क्या दिख रहा है? p p p p p p सबसेल दिख रहा है, तो मैं यहां पर p सबसेल दिखा दिया। अब उस p सबसेल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो मैं यहां पर 3 लिख दिया। तो सभी पर एप्लीकेबल होने के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखा स्टूडेंट? ns2 np3। n क्या बता रहा है? n वैलेंस सेल को बता रहा है। s और p क्या बता रहा है? s और p सबसेल को बता रहा है। और उससे s और p सबसेल के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ऊपर में लिखा गया नंबर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सबसेल। तो ns2 np3 कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? नाइट्रोजन फैमिली का हो गया या फिर निकोजेन का हो गया, जहां पर n का वैल्यू कहां से कहां तक है? n का वैल्यू होता है 2 से लेकर 6 तक होता है। 7 क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि मॉस्कोवियम जो 115 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में अभी डिटेल स्टडी नहीं किया गया है, डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए उसके बारे में अभी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसकी बाद स्टूडेंट और बात देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं
और साथ ही साथ इन सभी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और यही वजह है कि इन सभी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को एक साथ हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, फिर से सुनना। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को एक साथ नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस ब्लॉक में जितने भी ग्रुप हैं उस एक ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। क्या बोला मैंने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण से और वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब एक पॉइंट और क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टूडेंट खूब डेप्थ में आपको लेके जाऊंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे देखो वैलेंस सेल में सभी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 6, 10। इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 और 10, 28। इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 36 और 10, 46। इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 54 और 14, 68 और 10, 78। तो देखिए ना, सभी के इनर सेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सभी के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, निकोजन निकोमाइट क्यों कहते हैं ये बता दिया, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है ये बता दिया, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों अलग अलग है ये बता दिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये बता दिया, निकोजन निकोमाइट क्यों कहते हैं स्टूडेंट, और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा गया ये बता दिया। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट आपको समझ में। अभी आपको बताया कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डिफर होने के कारण से, अलग अलग होने के कारण से, भिन्न भिन्न होने के कारण से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी का आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण अलग अलग है। तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचर के बारे में। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नेचर के बारे में। तो स्टूडेंट, ये जो पहला 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस इस निकोजन में है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका नॉन मेटल है। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप समझ जाइए। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक और जो एंटीमनी है, एंटीमनी जो है ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है। और ये जो आपका बिस्मथ है, वो बिस्मथ जो है वो आपका मेटल है। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि इनका नेचर अलग अलग है। ग्रुप में ऊपर में रखा गया जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटालिक नेचर के हैं, लेकिन ग्रुप में जो नीचे रखे गए एलिमेंट जो हैं वो मेटालिक नेचर के हैं। या फिर अगर दूसरे शब्द में बोलूं तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऊपर वाला में 100% नॉन मेटालिक नेचर एंड 0% मेटालिक नेचर। फिर क्या हुआ, 50% नॉन मेटल एंड 50% मेटल। और लास्ट में क्या हो गया, 100% मेटल एंड 0% नॉन मेटल। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ते चला जा रहा है। क्यों बढ़ते चला जा रहा है, इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ते चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का नेचर बढ़ते चला जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात तो जानते होंगे कि हर एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता ही होता है। अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर 2 अपोजिट चार्ज के बारे में बात किया जाए तो वो 2 अपोजिट चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से कूलाम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। और अगर कूलाम्बिक फोर्स से बंधे हुए हैं तो उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए कूलाम्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कूलाम्स लॉ कहता है
F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिपेंड करेगा उनके बीच के साइज के ऊपर। और एक छोटा सा बात आप लोग जानते होंगे कि ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ते जाता है। क्लास 11 में मैंने आपको ये बताया था। अगर नहीं पता है माय डियर स्टूडेंट तो आप इस बात को याद कर लें कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ते चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग के स्कूल के असेंबली में आगे से पीछे जाने पर स्टूडेंट का हाइट बढ़ते चला जाता था, वैसे ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ते जाता है। और कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते चला जा रहा है। मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है उसका बाइंडिंग फोर्स वीक होते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे बाइंडिंग फोर्स वीक होते जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होने का टेंडेंसी बढ़ते चला जाएगा। अरे ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चला जा रहा है। मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाने का टेंडेंसी बढ़ते चला जा रहा है। और लूज होने का टेंडेंसी बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ते चला जा रहा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ते चला जा रहा है, इसीलिए मेटालिक नेचर बढ़ते चला जा रहा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, इसीलिए मेटालिक नेचर बढ़ता है। ग्रुप में ऊपर रखे गए एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी कम होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उसका मेटालिक नेचर कम होता है, या फिर कहें हम कि नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होता है। तो नेचर देख रहे हैं अलग अलग है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर अलग अलग है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अलग क्यों है? क्योंकि इनका साइज अलग अलग है। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एटॉमिसिटी या फिर अकरेंस। मतलब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकरेंस का मतलब है, और एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन को मैंने N2 लिखा है, मतलब नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के नीचे मैंने 4 लिखा है, मतलब बाकी सब टेट्रा एटॉमिक है। सीधे शब्द में बोलूं, देखो बिस्मथ मोनो एटॉमिक है, इसको भी छोड़ दो, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, लेकिन याद रखना बिस्मथ मोनो एटॉमिक है, यहां से हटा दे रहा हूं। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक और बाकी सब टेट्रा एटॉमिक, या फिर यूं कह लें कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक और बाकी सब क्या है, पॉली एटॉमिक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने एटम हैं। तो यहाँ पर 2 एटम है डाई एटॉमिक, 4 एटम है टेट्रा एटॉमिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एटॉमिसिटी की बात की जाए तो नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है और बाकी सब टेट्रा एटॉमिक है। आइए इसके पीछे का रीजन भी समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद देख रहे हैं कि सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब एटॉमिक फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है और सब के सब अनस्टेबल हैं। इसीलिए नेचर में इस फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरीके से वो डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो आइए समझते हैं बात को। देखिए स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात को समझिएगा। नाइट्रोजन मैंने अभी अभी बताया था कि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और शेयरिंग किसका करेगा, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसका करेगा। इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जितना चाहिए उतना शेयर करना पड़ेगा। तो देखो जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो P3 में रहने वाला वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ये पहला नाइट्रोजन एटम। और यहां पर मैं यही दिखा रहा हूं दूसरा नाइट्रोजन एटम, ये भी अपने
आपने p सबसेल में रहने वाले 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बात आया कि ये s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये देखिए मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन ये मैं यहां पर ब्लैक से दिखा दिया। अब ये ब्लू में लिखा हुआ नाइट्रोजन, या फर्स्ट नाइट्रोजन एटम 3 एटम शेयर किया और सेकेंड नाइट्रोजन एटम भी जो है वो 3 एटम शेयर किया और इन एटम के शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 और 2 8, और दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ये यहाँ पर इसका भी ये भी दूसरा नाइट्रोजन एटम भी जो है वो स्टेबल हो गया। बॉन्ड पेयर कितना बनाया, 3 बॉन्ड पेयर बनाया, और लोन पेयर कितना रह गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना रह गया, तो 1 लोन पेयर रह गया। तो इस सबसेल में रहने वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में रह जाता है, और पी में रहने वाला जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अपना ऑक्टेट को पूरा करता है और इस तरीके से स्टेबल होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनने का 2 तरीका होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट ये जो बीच में बना गया बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर नीचे जो बना गया बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सामने सामने हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम यहां पर लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, जिससे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन के जो पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पी ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है। तो देखिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन सजे हुए हैं 3 ऑर्बिटल में, ये रहा पी सबसेल, इसमें 3 ऑर्बिटल, ये आपका पी एक्स, ये आपका पी वाई और ये पी जेड, इन तीनों ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डंबल। तो मैं पहले नाइट्रोजन के लिए बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं डंबल बनाने जा रहा हूं पहले नाइट्रोजन एटम के लिए, पहले नाइट्रोजन एटम के लिए। तो ये रहा पहला नाइट्रोजन एटम, पीएक्स का शेप कैसा है, डंबल। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर डंबल बना दिया, डंबल बना दिया। फिर पी वाई का शेप कैसा है, इसका भी डंबल होगा, तो यहाँ भी मैंने डंबल बना दिया। फिर पी जेड का शेप कैसा है, यहाँ भी डंबल है, तो यहाँ भी स्टूडेंट मैंने यहाँ डंबल बना दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने P का 3 ऑर्बिटल बना दिया, जहां पर ये आपका PX है, ये वाला PX है, ये वाला PY है और ये वाला ऑर्बिटल PZ है। और इसी PX, PY और PZ में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसीलिए P में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं। देखिए PX में 1 इलेक्ट्रॉन, माय डियर स्टूडेंट PY में भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड माय डियर स्टूडेंट PZ में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहले नाइट्रोजन एटम के लिए है। अब मैं इधर बनाने जा रहा हूं दूसरा नाइट्रोजन एटम। दूसरा नाइट्रोजन एटम का भी ऐसे ही PX, PY और PZ होगा। तो देखिए दूसरा नाइट्रोजन एटम का जो PX होगा, इसका भी मैंने यहाँ पर डंबल शेप ऑर्बिटल बनाया, इसका भी मैंने यहाँ पर PY डंबल शेप ऑर्बिटल बनाया, और इसका भी मैंने यहाँ पर PZ, इसका भी मैंने यहाँ पर PZ डंबल शेप ऑर्बिटल बनाया, और इसके भी PX, PY और PZ में मैं 3 इलेक्ट्रॉन रखने जा रहा हूँ। ये इसका PX वाला ऑर्बिटल, ये इसका PY वाला ऑर्बिटल, और ये जो है इसका PZ वाला ऑर्बिटल। PZ ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, PX ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और PY में भी ऑर्बिटल में भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं नीचे ना दिखा के स्टूडेंट देखिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर बना रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला नाइट्रोजन एटम का जो पीएक्स ऑर्बिटल है और दूसरे नाइट्रोजन एटम का देखिए जो पीएक्स ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप किया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ। इस ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, और इस तरीके से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ पर जो आपका देखिए ये PY और ये PY, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये PY और ये PY भी आपस में ओवरलैप किया, लेकिन कैसे ओवरलैप किया, साइड वाइज ओवरलैप किया। और किस तरीके का बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, जो कि ऊपर बनाया गया है। और यहाँ भी देख सकते हैं ये यहाँ पर PZ ऑर्बिटल भी यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया। तो आप देख सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और 2 पाई बॉन्ड ऊपर बना, और इस तरीके से नाइट्रोजन में 3 पाई बॉन्ड का, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, मतलब टोटल 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं P पाई
पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई ओवरलैपिंग का मतलब होता है पहले नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप किया, साइड वाइज मिक्स किया और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, पी पाई ओवरलैपिंग का मतलब है पहले नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप किया और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। जिसका साइज छोटा होगा वो आसानी से पी पाई ओवरलैपिंग कर लेगा, लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। देखो साइज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, देखो ना ये दोनों हाथ के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कर दिए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो पा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको आंसर अब मैं बता रहा हूं कि क्यों नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक रहता है और क्यों बाकी सब एटम जो है वो टेट्रा एटॉमिक रहते हैं। उसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है। नाइट्रोजन छोटे साइज होने के कारण से पी पाई ओवरलैपिंग आसानी से कर लेता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, उनका साइज बड़ा होने के कारण से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो ज्यादा नंबर में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंस एक फास्फोरस को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो 3 और फास्फोरस एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए अगर ये मैं फास्फोरस एटम कंसीडर करूं तो ये सेकंड वाले के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, थर्ड वाले के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड और फोर्थ वाले के साथ तीसरा सिग्मा बॉन्ड। और इस तरीके से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एंटीमनी जो है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है, बचे हुए सारे एलिमेंट जो हैं वो टेट्रा एटॉमिक होते हैं। क्यों नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है? क्योंकि यहाँ पर पी पाई ओवरलैपिंग हो पाता है। क्यों बचे हुए एलिमेंट जो हैं वो डाई एटॉमिक के जगह टेट्रा एटॉमिक होते हैं? क्योंकि वहां पर पी पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। क्यों पी पाई ओवरलैपिंग होता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है। क्यों पी पाई ओवरलैपिंग नहीं होता है? क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और साइज बड़ा होने के कारण से जब पी पाई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, जब पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड को ही बनाने का कोशिश करता है। सिंस इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, 3 अलग एटम के साथ जुड़ के 3 नया सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और एक एटम के साथ 3 और एटम अगर जुड़ गए तो वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक वर्ड में आंसर, नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक ड्यू टू पी पाई ओवरलैपिंग। रेस्ट ऑल एलिमेंट आर टेट्रा एटॉमिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द पी पाई ओवरलैपिंग। और याद रखना कि एक फास्फोरस और दूसरे फास्फोरस के जो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री एंगल होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स और बिस्मथ आपका जो है वो मेटल। नाइट्रोजन डाइएटॉमिक, बाकी सब टेट्रा एटॉमिक। यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक नेचर क्यों बढ़ रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा था। ये क्यों डाइएटॉमिक है, पी पाई ओवरलैपिंग होने के कारण से। बाकी सब क्यों टेट्रा एटॉमिक है, क्योंकि पी पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है और आपको उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको ओके स्टूडेंट, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेंसिटी। और बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि डेंसिटी का सिंबल होता है रो और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और आप यहां से क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, लेकिन डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, घटेगा। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक है और बचा हुआ सारा एलिमेंट जो है आपका वो टेट्रा एटॉमिक है, वो टेट्रा एटॉमिक है, वो टेट्रा एटॉमिक है। और आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि एटॉमिक वेट बढ़ते चला जा रहा है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो अगर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन यहां से आता है जो समझना मेरी बात को।
सर अभी अभी आपने बताया था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज अगर बढ़ेगा तो आपका तीनों एक्सिस में बढ़ेगा, एक्स एक्सिस में भी बढ़ेगा, वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा, और आपका जेड एक्सिस में भी बढ़ेगा। तो अगर एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों में कंसीडर कर लें तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा स्टूडेंट कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए डेंसिटी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर मास है, और मास के बढ़ने के कारण से डेंसिटी लगातार बढ़ते चला जाता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इसीलिए डेंसिटी भी क्या होते चला जा रहा है, डेंसिटी भी बढ़ते चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं डेंसिटी का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जो है आपका एलोट्रॉप्स। सबसे पहले आप समझिए एलोट्रॉप्स क्या होता है। पहले मैं आपको 10th का जो आप पढ़ के आए हैं वो एग्जांपल समझाता हूं। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी रहता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी रहता है, कार्बन फ्यूलेरिन के फॉर्म में भी रहता है। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। जैसे इसमें से किसी भी कार्बन को लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब सभी का रिएक्ट करके बनाने वाला प्रोडक्ट सेम है, मतलब सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन आप बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड एंड फ्यूलेरिन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये दोनों विद्युत का कुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए कंडक्टिविटी जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, वैसे को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलोट्रॉप्स बनाते हैं। नाइट्रोजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N14 और N15। N14 नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन N15 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए बहुत सारा बुक्स ये भी लिखता है कि नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है, N15 रेडियो एक्टिव होने के कारण से कंसीडर नहीं किया जाता है। फॉस्फोरस भी 3 फॉर्म में नेचर में रहता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। नेचर में इन तीनों में से सिर्फ व्हाइट फॉस्फोरस है, मतलब ये नेचुरल फॉर्म है। व्हाइट फॉस्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेड और ब्लैक नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इसमें इन तीनों का स्टेबिलिटी अगर पता किया जाए तो सबसे ज्यादा ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल होता है, उसके बाद रेड फॉस्फोरस स्टेबल होता है, और सबसे कम आपका व्हाइट फॉस्फोरस स्टेबल होता है। तो ये मैंने आपको एलोट्रॉप्स पे डिस्कस कर दिया। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपसे 4 पॉइंट डिस्कस किया, और एक बार मैं जल्दी से जितना भी पॉइंट्स मैंने आज पढ़ाया आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। लास्ट में स्टूडेंट क्विक रिवीजन मैंने क्या बताया कि पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में है, उसमें टोटल 6 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 वाले को बोरोन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैस। सभी में 6 एलिमेंट है। 18 ग्रुप में 7 एलिमेंट है, लेकिन हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। हम लोग कहां से पढ़ना स्टार्ट किए? नाइट्रोजन फैमिली से। कौन सा ग्रुप पढ़े हम लोग? 15 ग्रुप। उसके एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड में है? 2nd से लेकर 7 पीरियड तक है। वो पीरियड टेबल के किस साइड में रखा गया है? राइट हैंड साइड में रखा गया है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को एक साथ क्या कहते हैं? निकोजेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजर बनाया जाता है। उनके कंपाउंड्स को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? निकोमाइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंपाउंड जो है वो सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NH2 NP3। N किसको बता रहा है? सेल को बता रहा है। N का वैल्यू कहां से कहां तक है? 2nd से लेकर 7 तक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने के बाद मैंने आपको क्या बताया? सभी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है।
इसीलिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन सभी का पी सब सेल में जाता है, इसीलिए पी ब्लॉक को रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 5th ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद मैं स्टार्ट किया कहां से स्टूडेंट? फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? नेचर। नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? आपका मेटल वायर। और बिस्मथ क्या है? आपका मेटल है। तो मेटालिक नेचर क्या, ये नेचर क्या दिख रहे हैं आप लोग? डिफरेंट दिख रहे हैं। तो डिफरेंट नेचर क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर अलग अलग है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्यों अलग अलग है? क्योंकि साइज अलग अलग है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया? एटॉमिसिटी और अकरेंस। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, बाकी सब टेट्रा एटॉमिक। नाइट्रोजन क्यों है डाई एटॉमिक? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण से साइड वाइज ओवरलैपिंग पी पाई ओवरलैपिंग कर पाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, फास्फोरस से लेकर बचे जितने भी एलिमेंट है, उनका जो एटॉमिसिटी है वो टेट्रा एटॉमिक है, क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग पी पाई ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया? डेंसिटी। ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी क्या है? बढ़ते चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स को मैंने क्या बताया? वैसे एक एलिमेंट्स का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉप 14 और 15। फास्फोरस का 3 इलेक्ट्रॉप व्हाइट, रेड और ब्लैक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ब्लैक। उसके बाद कौन? रेड। उसके बाद कौन? व्हाइट। लेकिन नेचुरल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? व्हाइट। और एक लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैं आपको एक और बता देता हूं, और वो है स्टूडेंट आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी देख लो लास्ट पॉइंट में। फिजिकल स्टेट भी देख लो। फिजिकल स्टेट मतलब नेचर में रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर वीक वान डेर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है वान डेर वाल फोर्स से, और वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि N2 का, इन सभी में से N2 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इसलिए वान डेर वाल फोर्स सबसे वीक है। और वान डेर वाल फोर्स अगर वीक है तो इसका मतलब इस एटम का इस मॉलिक्यूल का टूटकर एटम में बदल जाने का टेंडेंसी ज्यादा, एटम के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, और अगर डिस्टेंस दो एटम के बीच में ज्यादा होगा तो वो आपका गैसियस होगा। ले देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसमें वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। बाकी सब सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसमें स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस किया। कल मैं आपके लिए एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवैलेंसी और 5वां ऑक्सीडेशन स्टेट मैं फिर से डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट वीडियो को बार बार देखें, और जो मैंने आपको कहा था फीस पेड करने के लिए, मेरी बातों को हल्के में ना लें, सीरियसली लें। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस का व्यवस्था किया जा रहा है, जहां पर आपको सीधा मेरे साथ इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल एक ही टाइम में हम लोग दोनों मिलेंगे और सिर्फ वही मेरे वीडियोस को देख पाएंगे जो टाइम पे उपस्थित होंगे। जिस टाइम में मैं बोलूंगा उस टाइम में अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ उनका कंप्लीट फीस भी पेड होना चाहिए। टिल देन